अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज MMP2 के कोर्स में हमारा लेक्चर नंबर 18 है। हमने देखा था कि हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है अपना स्पेशल फंक्शन का जो हमारा चैप्टर है, जिसमें हमने काफ़ी सारे फंक्शंस को डिस्कस कर लिया है। लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था उसमें हमने देखा था कि हमने रेकरेंस रिलेशन ऑफ द लीजेंडर पॉलिनोमियल इसे हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हमने इस चैप्टर का जो पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था वो था लीजेंडर पॉलिनोमियल का, जिसमें हमने लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी स्टडी किया था। तो उसी से हमने उसका जो जनरेटिंग फंक्शन था उसी को यूज़ करते हुए हमने इसके रेकरेंस रिलेशन को फाइंड आउट किया था। फर्स्ट एंड सेकंड रेकरेंस रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिए थे। जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था उसमें हमने थर्ड एंड फोर्थ रेकरेंस रिलेशन फाइंड आउट किए थे, और मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट और सेकंड रेकरेंस रिलेशन के लिए हम जनरेटिंग फंक्शन को x और t के लिहाज से डेरिवेट करते हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ रेकरेंस रिलेशन के लिए हमें फ़र्स्ट और सेकंड जो जनरेटिंग फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट रेकरेंस रिलेशन आएगा और जो सेकंड रेकरेंस रिलेशन आएगा उसी के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमें ये थर्ड और फोर्थ रेकरेंस रिलेशन मिल जाता है। ये हमने जो टॉपिक था रेकरेंस रिलेशन का, ये अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरिटी प्रॉपर्टी। मतलब पैरिटी प्रॉपर्टी आज हमने डिस्कस करनी है। किसकी डिस्कस करनी है? लीजेंडर पॉलिनोमियल की डिस्कस करनी है। इसी के साथ साथ आज हम अपना सेकेंड टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, जो है हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द लीजेंडर पॉलिनोमियल। पैरिटी प्रॉपर्टी हमारे पास छोटा सा टॉपिक है, इसकी डेरिवेशन छोटी सी है, इसलिए आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल को भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैरिटी प्रॉपर्टी को, कि पैरिटी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो होती क्या है, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन किस तरीके से हम लिखते हैं और इसको हम प्रूव किस तरीके से करेंगे। क्योंकि हमने देखा था कि हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी या कोई भी हमारे पास लॉ वगैरह होता है MMP में, तो हम उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। तो इसी तरीके से हम पैरिटी प्रॉपर्टी की भी मैथमेटिकल फॉर्म को देखेंगे और फिर उसे प्रूव करने की कोशिश करेंगे। पैरिटी प्रॉपर्टी कैन आल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम दी जनरेटिंग फंक्शन। मतलब जो जनरेटिंग फंक्शन हम पढ़ते आए हैं, जब से हमने लीजेंडर पॉलिनोमियल का जो पोर्शन है वो स्टार्ट किया है, हम जनरेटिंग फंक्शन को ही डिस्कस कर रहे हैं और उसी से हमने उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस किया था। अब यहाँ पर क्या है कि जिस पैरिटी प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं उसे भी हम जनरेटिंग फंक्शन को यूज़ करते हुए डिराइव कर सकते हैं। अब जनरेटिंग फंक्शन का आपको पता है हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन किस मैथमेटिकल इक्वेशन के इक्वल होता है, उसी को हम यूज़ करेंगे। इफ़ वी रिप्लेस द टी, मतलब आपने देखा था कि हमारे पास जो है जनरेटिंग फंक्शन में 1 - 2xt + t² टू पावर -1/2 ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास। तो उसी इक्वेशन में अगर मैं ये जो t है हमारे पास, इसे मैं रिप्लेस कर दूँ -t से और इस x को रिप्लेस कर दूँ -x से, देन फंक्शन विल रिमेन अनचेंज्ड। तो जो टोटल फंक्शन होगा वो अनचेंज रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि -t है -x है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो हमें ओरिजिनल फंक्शन दे देगा। तो पैरिटी प्रॉपर्टी को भी हम इसी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने जनरेटिंग फंक्शन लेना है। जनरेटिंग फंक्शन को हम उसमें जो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास कि x और t आ जाता है हमारे पास, x को -x से रिप्लेस कर देंगे और जो हमारे पास t आएगा उसे -t से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो पैरिटी प्रॉपर्टी की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, मैथमेटिकली हम पैरिटी प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर ए में कि जो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन होती है पैरिटी प्रॉपर्टी की, वो हमारे पास होती है Pn × -x इज इक्वल टू -1 टू पावर n Pnx। ये जो इक्वेशन है, अगर आपको कहा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए आपके पास कि पैरिटी प्रॉपर्टी को डिफाइन करें मैथमेटिकली, तो आपने ये वाली इक्वेशन मेंशन करनी होगी उधर, इक्वेशन नंबर ए। अब इसी इक्वेशन नंबर ए को जो हम पैरिटी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हैं इधर मैथमेटिकली, इसी को हमने प्रूव करना है जनरेटिंग फंक्शन को यूज़ करते हुए। वी आर टू प्रूव दिस इक्वेशन ए बाय यूजिंग दी जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने इसी इक्वेशन ए को प्रूव करना है ऑफ दी लीजेंडर पॉलिनोमियल। लीजेंडर पॉलिनोमियल के केस में ही हम ये ले रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया
जनरेटिंग फंक्शन। ये आपको इक्वेशन 1 में नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो जनरेटिंग फंक्शन था, हम पढ़ते आए हैं जब से जनरेटिंग फंक्शन स्टार्ट किया है, हमने लीजेंडर पॉलिनॉमियल का टॉपिक स्टार्ट किया है, तो उसमें हमने जनरेटिंग फंक्शन को डिस्कस किया था कि g(x)t हमारे पास होता है 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर टू पावर -1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने g(x)t लिख दिया ना, तो इसलिए मैंने जो हमारे पास पॉलिनॉमियल वाला फंक्शन था समेशन p(n)x वाला इंटू टी टू पावर n, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि g(x)t का मतलब है यहाँ पर हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन ही है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन को जिसमें हम x भी यूज़ कर रहे हैं, t भी यूज़ कर रहे हैं, x को रिप्लेस कर दूंगी मैं -x से और t को रिप्लेस कर देते हैं -t से। मतलब ये जो इक्वेशन 1 है, इस x की जगह आप -x को रखें, इस t की जगह -t को रखें, इसी तरीके से आपके पास ये वाला t आ जाएगा और ये दोनों भी इसी तरीके से चेंज कर देते हैं हम। तो ये देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास क्या वैल्यू आई, जस्ट हमने जो रिप्लेस की हुई वैल्यू थी वो मेंशन कर दी इधर, -x -t, 1 माइनस जो था वो यही वाला माइनस है हमारे पास, और ये माइनस एज इट इज़ आ गया, 2 -x -t प्लस -t² टू पावर -1/2। अब यहाँ से इस फैक्टर से आपको पता चल रहा होगा कि -t² है, इसका मतलब मैं इसे प्लस में कन्वर्ट कर सकती हूँ। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि हमारे पास 2 माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन हमें वही फंक्शन मिल जाएगा। तो हमने जो शुरू में बात की थी कि अगर हम x को रिप्लेस करते हैं -x के साथ और t को रिप्लेस करते हैं -t के साथ, तो हमारे पास फंक्शन चेंज नहीं होगा बल्कि वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर प्रूव भी हो गया कि हमने माइनस माइनस को रिप्लेस किया, अगेन हमें वही वैल्यू मिल रही है। फॉर मैनी टर्म्स इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, अगर बहुत सारी टर्म्स हुई है तो मैंने एक टर्म के लिए लिखी है पूरी वैल्यू। अगर हमारे पास बहुत सारी टर्म्स हों तो हम क्या करेंगे, उसे समेशन की फॉर्म में मेंशन कर देंगे। समेशन के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से इन्फिनिटी तक, Pn-x आ जाएगा -t टू पावर n, वही जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि g(x)t हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल है, वो हमने यहाँ पर अगेन मेंशन कर दी। 1 - 2xt प्लस t² टू पावर -1/2 आ जाएगा हमारे पास। इक्वेशन नंबर 3 आ गई है हमारे पास। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि हमने साइन को चेंज किया, लेकिन इस वाले फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आई, ये एज इट इज़ ही रहा है। जो चेंजिंग आई है वो यहाँ पर आई है लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं पहले, कि लेफ़्ट हैंड साइड को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, यही जो इक्वेशन 3 है इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Pn-x ले लिया मैंने, -t टू पावर n 1 प्लस, अगर मैं बाहर प्लस ले रही हूँ तो इसका मतलब है ये वाला जो नेगेटिव है इसको मैंने अंदर ले लिया है, -x के साथ ले लिया है। अगर मैं इसको खोलूँगी तो अगेन यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 2 - x t प्लस t² टू पावर -1/2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, Pn+x t टू पावर n। अब यहाँ पर जो हमारे पास था इसको मैंने एक ही फॉर्म में लिख दिया है, -1 टू पावर n, मतलब -1 टू पावर n जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, हमें माइनस मिल जाएगा। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि n की वैल्यू हमारे पास 0 से इन्फिनिटी तक वेरी कर रही है, तो डेफिनेटली जब n की वैल्यू इवन होगी आपके पास तब आपको ये वाला जो आंसर है ये माइनस नहीं मिलेगा बल्कि पॉजिटिव में मिलेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक वैल्यू मेंशन की है कि हमें कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव भी मिलेंगी, तो इसलिए मैंने -1 टू पावर n लगा दिया है इधर। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा Pn, ये जो पूरी वैल्यू है हमारे पास 1 - 2xt, ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, ये आपने देखा था कि Pn(x) t टू पावर n के इक्वल है, जो हमारा ओरिजिनल जनरेटिंग फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने x के साथ माइनस लगा दिया और बाहर प्लस लगा दिया, इसका मतलब Pn(x) t टू पावर n के इक्वल तो होगा, लेकिन अब यहाँ पर -x आ गया, Pn-x t टू पावर n बन जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इस t टू पावर n, क्योंकि t टू पावर n सेम है दोनों में, इस t टू पावर n को हम कंपेयर करेंगे, इसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आंसर बच जाता है, क्या हमारे पास वही पैरिटी प्रॉपर्टी आ रही है या नहीं। तो यहाँ पर देखें मैंने t टू पावर n को कंपेयर किया तो मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी आ गई, जो वैल्यू बच गई वो ये वाली बच गई, -1 टू पावर n
पी एन एक्स इज इक्वल टू पी एन माइनस एक्स। और यही आपको इक्वेशन 6 में जो इक्वेशन नज़र आ रही है, यही आपने शुरू में डिस्कस की थी कि हमारे पास यही जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये पैरिटी प्रॉपर्टी की मैथमेटिकल फॉर्म है जिसे हमने प्रूव करना था। तो यहाँ पर हमने पैरिटी प्रॉपर्टी को प्रूव कर लिया। ये वाली जो इक्वेशन है ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर आती है कि पैरिटी प्रॉपर्टी जो है लेजेंडर पोलिनोमियल की वो -1 टू पावर n पी एन एक्स इज इक्वल टू पी एन माइनस एक्स के इक्वल होती है। तो अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ पैरिटी प्रॉपर्टी का। अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द लेजेंडर पोलिनोमियल। मतलब जो लेजेंडर पोलिनोमियल है हमारे पास, इसी की अब हम ऑर्थोगोनैलिटी को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम उसे मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे और हम उसका प्रूफ किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। द ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द लेजेंडर पोलिनोमियल इज मैथमेटिकली रिटन एज। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द लेजेंडर पोलिनोमियल को? तो जिस तरह हम हर टॉपिक में पहले उसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं फिर हम उसे प्रूव करते हैं, तो उसी तरीके से हम ये जो प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द लेजेंडर पोलिनोमियल, इसमें भी सबसे पहले हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं, उस मैथमेटिकल फॉर्म को फिर हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्म है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द लेजेंडर पोलिनोमियल की, वो इक्वेशन ए में शो की गई है कि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ए शो कर रही है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द लेजेंडर पोलिनोमियल, जिसमें हमारे पास वैल्यू आई है इंटीग्रेशन -1 से +1 पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एम एन 2 डिवाइडेड बाई 2n+1। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द लेजेंडर पोलिनोमियल को लिखें, तो आपने ये वाली पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी होगी क्योंकि एमएमपी में हम मैथमेटिकली ही हर चीज़ को डिफाइन करते हैं, तो आपने ये वाली इक्वेशन पूरी लिखनी होगी। अब हमने ये जो इक्वेशन लिखी है इक्वेशन ए, इसको मैथमेटिकली हमने किस तरीके से प्रूव करना है, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कैलकुलेशन है। वी आर टू प्रूव दिस ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द लेजेंडर पोलिनोमियल। इसको हम प्रूव करेंगे, कुछ अप्रॉक्सीमेशन लेंगे हम इसमें। m और n जो है हमारे पास दो कोएफिशिएंट हैं जिनके ऊपर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि कुछ केसेस हमारे पास ऐसे होंगे जिसमें m जो होगा वो इक्वल होगा n के, और कुछ केसेस हमारे पास ऐसे होंगे जिसमें m जो होगा वो इक्वल नहीं होगा n के। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। इन्हीं कंडीशंस को लेते हुए ये जो दो मैंने मेंशन की हुई हैं, इन्हीं कंडीशंस को लेते हुए हम प्रूव करेंगे इस जो प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द लेजेंडर पोलिनोमियल, इसे प्रूव करेंगे। पहला केस हम क्या डिस्कस करेंगे कि जब m जो है वो इक्वल नहीं है n के। दूसरे केस में हम डिस्कस करेंगे जब m इक्वल है n के। तो अब हम पहला केस डिस्कस करते हैं जब m जो है वो इक्वल नहीं है n के। फ्रॉम द लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। अब जब हमने लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, लेजेंडर पोलिनोमियल का स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी कि लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास मैथमेटिकली किस तरीके से हम उसे डिफाइन करते हैं। ये इक्वेशन मैंने आपको बताई थी जो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, 1 - x² u डबल प्राइम -2x u प्राइम प्लस mm+1 u इज इक्वल टू 0। अब आपको याद आ रहा होगा कि ये जो मैंने u लिखा हुआ है, u प्राइम लिखा हुआ है, u डबल प्राइम लिखा हुआ है और u लिखा हुआ है, ये जो मैंने लिखे हुए हैं, इसकी जगह मैंने आपको पिछले केस में लिखवाया था y। मतलब जब हमने ये ली थी इक्वेशन तब मैंने आपको इसकी जगह y लिखवाया था, लेकिन अब मैंने u मेंशन किया है। क्यों? क्योंकि अब मैं यहाँ पर m को यूज़ कर रही हूँ और दूसरा मेरे पास जो कोएफिशिएंट है वो n है हमारे पास। तो इस तरीके से m और n दोनों के लिए मुझे इक्वेशन लिखनी होगी। तो मैंने एक बार u यूज़ किया है, m के लिए मैंने u यूज़ कर लिया और n के लिए मैं एक और वैल्यू जो होगी, वेरिएबल जो होगा वो यूज़ करूँगी जिसे मैं v का नाम दूँगी। तो इसलिए अगर मैं y यूज़ करती वो दोनों में सेम हो जाता, इसीलिए मैंने y को यूज़ नहीं किया। यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया कि इन दिस इक्वेशन 1 वी यूज़ u डबल प्राइम इंस्टेड ऑफ द y डबल प्राइम, क्योंकि y डबल प्राइम हमने उस टाइम यूज़ किया था। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर y को रिप्लेस कर दिया है u के साथ। इस इक्वेशन में हमने जहाँ जहाँ y था उसे u के साथ रिप्लेस कर दिया है।
वाई डबल प्राइम को यू डबल प्राइम के साथ, वाई प्राइम को यू प्राइम के साथ और सिंगल वाई को सिंगल यू के साथ। सिमिलरली इफ वी रिप्लेस यू को अगर हम वी से रिप्लेस कर दें और एम को एन से रिप्लेस कर दें तो मुझे जो सेकेंड वेरिएबल था, सेकेंड कोएफिशिएंट था हमारे पास एन, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। मतलब मुझे दो वैल्यूज़ चाहिए थी, एक एम के लिए चाहिए थी और दूसरी एन के लिए। तो एम के लिए भी मैंने लिख ली। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो मैंने एन के लिए भी मेंशन कर दी, जिसमें मैंने यूज़ किया है वी को, यू की बजाय मैंने वी को यूज़ किया है, वाई मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि वाई अगर यूज़ करती तो दोनों में सेम हो जाता। मैंने डिफरेंस शो करने के लिए जस्ट मैंने ये यूज़ किया है यू और वी। अब यहाँ पर मैं कुछ अप्रॉक्सीमेशन लूँगी, जैसे यू को मैं कंसीडर कर लेती हूँ कि ये मेरे पास पी एम एक्स है, वी को मैं कंसीडर कर लेती हूँ कि ये मेरे पास पी एन एक्स है। अब ये जो मैंने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन लगाई है इसको हम अपनी एंड में जो कैलकुलेशन आएगी उसमें यूज़ करेंगे। ये वाली जो कैलकुलेशन, ये जो अप्रॉक्सीमेशन है ये आपने याद रखनी है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय यू। अब यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन 2 है, आपको पता है इस इक्वेशन 2 में हमारे पास वी आ रहा है। इस वी वाली जो इक्वेशन है इसे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ यू के साथ, और जो हमारे पास यू वाली इक्वेशन आई थी इक्वेशन 1, उसे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ वी के साथ, ताकि मैं इक्वेशन को किसी हद तक सिंप्लीफाई कर सकूं। कुछ फैक्टर्स हमारे पास कट आउट हो जाएं तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें इक्वेशन 5, जब मैंने यू डबल प्राइम वाली इक्वेशन को वी के साथ मल्टीप्लाई किया, सारी टर्म्स में हमारे पास वी आ गया। और इक्वेशन 6 में क्या है, वी डबल प्राइम वाली इक्वेशन को मैंने यू के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई 5 और 6। अब मैंने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। हमने किसे सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों इक्वेशंस को जो हमने न्यू ड्राइव की हैं 5 और 6। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया एक ही बार और मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया। u डबल प्राइम v माइनस v डबल प्राइम u, एक ही स्टेप में मैंने ये दोनों जो हैं कैलकुलेशंस परफॉर्म कर ली हैं। माइनस 2x, इस वाली टर्म में देखें माइनस 2x दोनों में कॉमन है, तो 2x मैंने बाहर ले लिया। अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला फैक्टर आ जाएगा u प्राइम v और माइनस वी प्राइम यू, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखें इस वाले में हमारे पास यू वी एंड वी यू कॉमन है, मतलब यू वी लिखें या वी यू लिखें, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल होंगे हमारे पास। तो यहाँ पर यू वी का जो फैक्टर है वो कॉमन है, बाकी अंदर जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो आपके पास एज इट इज़ आ गई, इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई। राइट इक्वेशन 7 इन डिफरेंशियल फॉर्म। इसी इक्वेशन 7 को मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकती हूँ। कैसे लिखूँगी, जैसे ये मेरे पास u डबल प्राइम आ रहा है, इसको मैं लिख सकती हूँ d बाई डी एक्स, या इसको डबल प्राइम के तौर पर अगर मैं लूँ तो स्क्वायर में आ जाएगा, अगर सिंगल लूँ तो जस्ट सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास। तो इसी तरीके से मैंने इसे अब डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन 7 को ही। अब डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे शो होगी हमारे पास, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा हुआ है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो फैक्टर था हमारे पास ये वाला, इस फैक्टर में मैंने d बाई डी एक्स बाहर ले लिया। मतलब एक डेरिवेटिव जब बाहर आ गया हमारे पास तो अंदर आ जाएगा हमारे पास u प्राइम v माइनस v प्राइम u, और माइनस 2x बाहर आ गया और डेरिवेटिव अगेन एक बाहर आ गया तो अंदर आ जाएगा u v माइनस वी यू, क्योंकि आपको इस टर्म में नज़र आ रहा है कि हमारे पास जस्ट एक ही डेरिवेटिव है और एक डेरिवेटिव बाहर आ गया तो अंदर सिर्फ यही बचेगा हमारे पास। और इसी तरीके से इस टर्म में हमारे पास कोई डेरिवेटिव नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पर u v माइनस वी यू है, मतलब दोनों सेम टर्म है और एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, तो मैंने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। मतलब ये वाली जो टर्म है हमारे पास पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो गई। तो हमारे पास यहाँ सेकंड टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, बाकी हमारे पास क्या बच गया, ये फर्स्ट टर्म बच गई हमारे पास और ये थर्ड टर्म बच गई। अब हमने क्या करना है, इसी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को यूज़ करते हुए इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम, जैसे रीअरेंज कर देंगे इसे, फिर इंटीग्रेशन लेंगे और फिर हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने इक्वेशन 9 तक जो है अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 9 से ही नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे कैलकुलेशन, और अपना ये जो टॉपिक है ऑर्थोगोनैलिटी का इसे कंप्लीट करेंगे हम। आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।